नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। पहले चरण के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का नारा कुछ और था, नरेंद्र मोदी का पारा कुछ और था। नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे अपने सभी रैलियों में लगवाया करते थे, लेकिन अब वो भूल गए। पहले चरण के बाद उनका पारा ठंडा पड़ गया, गर्मी नरमी में बदल गई। खिलखिलाता हुआ या मजाक उड़ाता हुआ या दोषारोपण करता हुआ जो उनके वक्तव्य होते थे, उसमें नरमी आ गई और अपने असली मुद्दे, हिंदू मुसलमान बांटने की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति पर उतर आए। पहली बात, पहले चरण के चुनाव के बाद, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आरएसएस इस समय किस भूमिका में है। मेरे दोस्त, आरएसएस इस समय घर बैठ गया है, मतदान नहीं कर रहा है। ये बात मैं पहले चरण के पहले बताया था और आपने देखा कि उसका असर चुनाव में हुए मतदान के प्रतिशत से पता चल गया। और अब कुछ दूसरे पत्रकार, दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकार और यहां तक कि गोदी मीडिया भी थोड़ा इस मुद्दे को सामने लाने लगी या इस पर बोलने लगी है। मोदी का पारा पहले चरण के बाद लड़खड़ाने लगा, मोदी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। आपने देखा दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हुआ और दूसरे चरण के मतदान में जहां जहां से नरेंद्र मोदी को वोट मिल सकता था, ज्यादा जहां जहां नरेंद्र मोदी का गढ़ है या दोहरी सरकार है, डबल इंजन वाली, उनके कथनानुसार, वहां सब जगह वोटिंग का परसेंट गिरा है। यानी यहां एक बार और प्रूव हो गया कि आरएसएस मतदान से दूर हो चुका है, दूरी बना लिया है, जैसा कि वो अपने आरएसएस के बड़े नेताओं द्वारा अपने कैडर को संदेश दिया गया है आंतरिक रूप से, और उसका असर सब जगह दिखने लगा है। एक दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामों पर भी ये जो वोटिंग हो रही है उनके खिलाफ या उनके पक्ष में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में क्या किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में जो किया हो ना किया हो अलग बात है, लेकिन उसको तो वो छूने से ही बच रहे हैं। उनका पूरी रैली का पूरा भाषण उनका सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के एजेंडे और विपक्ष के गारंटी पत्र पर टिक गया है। आपने देखा कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और डबल इंजन की सरकार असम, सब जगह मतदान प्रतिशत गिरा है, जिससे यह साबित हो गया कि आरएसएस ने कंफर्म मतदान से दूरी बना ली है। आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे दोबारा चुनकर ना आए, नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत पे ना बने, यानी गुजरात लॉबी हारे। अब उस आरएसएस क्यों ऐसा सोच रहा है या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों ऐसा सोच रहे हैं और नरेंद्र मोदी के वोटर क्यों ऐसा सोच रहे हैं, वो आगे अभी बताएंगे। लेकिन दूसरी कुछ बातें, जैसे मोदी के भाषणों से ही पता चलने लगा है मोदी के हार का रुझान। मोदी खुद मान चुके हैं कि वो अब हार चुके हैं, हार रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि शुरू में वो 400 पार का नारा लगवा रहे थे, बाद में वो विधवा विलाप और मंगलसूत्र पर उतर आए। मुसलमान, मुगल, मछली, न जाने कितने वाहियात और झूठ बातों पर उतर आए, वक्तव्य पर उतर आए। खैर, उससे उनकी निगेटिव छवि ही लोगों में जा रही है। उससे उनके इस झूठ से जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वो बोल रहे हैं, बिना सर पैर की बात, झूठ और सिर्फ झूठ, उसका असर उनके चुनाव पर भी पड़ने लगा है। 400 पार का नारा तो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब 400 पार उन्हें समझ में आ गया है कि नहीं, मिलने वाला नहीं है।
हार भी निश्चित उन्होंने अपने मन से मान लिया है, लेकिन इज्जत बचाने वाली बात, कैसे अपनी इज्जत बचा सकें या कैसे आगे कोशिश कर सकें कि हो सकता है कि अगले चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई सुधार हो जाए, इसकी कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की कोशिश क्या होती है। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया है, लोगों को लूटने के अलावा, लोगों से झूठ बोलने के अलावा, लोगों को ठगने के अलावा, लोगों को धोखा देने के अलावा, लोगों पर महंगाई थोपने के अलावा, लोगों का रोजगार छीनने के अलावा, लोगों को गरीब बनाने के अलावा, लोगों के हाथों में लगभग 80 करोड़, जैसा कि वो कहते हैं, 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा थमाने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ ध्वस्त किया है नरेंद्र मोदी। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को अब खुद से ही लगने लगा है कि वो उनके जीतने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अब अगले चरण के चुनावों से पहले, यानी दूसरे चरण के चुनाव के बाद, कल से मतलब आज से आप क्या बदलाव देखेंगे नरेंद्र मोदी में? दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के झूठ का दबाव और बढ़ जाएगा और खुलकर और बुरी तरह से झूठ बोलना शुरू कर देंगे, और वो यूं कह सकते हैं कि विक्षिप्त होकर के और जितना हो सकेगा अनर्गल बातें, झूठ, हिंदू मुसलमान, अलगाववाद या इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जब काम कुछ नहीं किया है तो लोगों को बांटकर, लोगों के मन में नफरत भरकर, लोगों को बरगलाकर ही वोट लिया जा सकता है। उसकी कोशिश अब दूसरे चरण के बाद कल से नरेंद्र मोदी और तेजी से शुरू करेंगे। कल के भाषणों से, यानी आने वाले उनकी रैलियों में, उनके भाषणों में आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी खुद किस तरह से अपने हार का बयान, अपने जाने की तैयारी का बयान कैसे करते हैं और कैसे आप भी आराम से समझ लेंगे। अब रह गई बात मेरे दोस्त कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी हारने क्यों जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लोगों का, आम आदमी का भ्रम टूटा है। क्यों? लोग नरेंद्र मोदी से दूर क्यों हो रहे हैं? लोग नरेंद्र मोदी को वोट क्यों नहीं देना चाहते और क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण रहा है मेरे दोस्त, जो अब आम आदमी समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी खुद और पूरी गुजरात लॉबी देश पर खतरा बनकर मंडराने लगी है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं किया, महंगाई बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नहीं किया, अपने वादे पूरा करने के लिए भी कुछ नहीं किया, देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने किया तो किया क्या? नरेंद्र मोदी ने पूरे मीडिया को अपने गुजराती माफियाओं के जरिए कैप्चर करके, उन्हें गोदी मीडिया बनाकर, उन्हें सुपारी मीडिया बनाकर, उन्हें डाबर मीडिया बनाकर अपना झूठा प्रचार करवाया, अपना झंडा ऊंचा करने की कोशिश की, अपने झूठ को प्रचारित करवाया, अपने झूठ को सच बनाकर समाज के सामने ले जाने के लिए गोदी मीडिया को मजबूर किया। गोदी मीडिया, आखिर गोदी मीडिया और सुपारी मीडिया क्यों बनी? क्योंकि वो गुजराती माफियाओं की थी। नरेंद्र मोदी गुजराती माफियाओं के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी खुद भी शायद उनके मन में ये नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनको लगता है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री आज भी हैं और सिर्फ गुजरात के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात भारत नहीं है और नरेंद्र मोदी एज अ प्रधानमंत्री गुजरात के नहीं हो सकते, सिर्फ गुजरात के नहीं हो सकते। लेकिन उनके काम सीधे ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के लिए या अडानी जैसे कुछ माफियाओं के लिए, गुजराती माफियाओं के लिए काम किया, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बैंकों से पैसा लुटवाना हो, चाहे वो ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके, क्योंकि 80% ब्लैक मनी भी गुजरातियों के पास ही थी, उनके चोर गुजरातियों के पास थी, उनके आसपास के लोगों के पास थी, इसीलिए उनका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया। वादा तो था कि उनको जेल पहुंचाने का, सबको जेल पहुंचाएंगे, लेकिन
किसी को जेल तो नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके साथ मिलकर मिलाकर देश पर कब्जा करने की कोशिश में लग गए। अब इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो किया वो आम आदमी के समझ में आ गया, यहां तक कि आरएसएस के भी समझ में आ गया, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी समझ में आ गया। भारतीय जनता पार्टी कोई गुजरात की एक प्रादेशिक पार्टी नहीं है और आरएसएस भी गुजरात का एक प्रादेशिक संगठन नहीं है। आरएसएस पूरे देश में है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो नरेंद्र मोदी अगर पागलपन के हद तक आगे जाकर के अगर गुजरात लॉबी को प्रमोट करेंगे, गुजरातवाद करेंगे, अडानीवाद करेंगे, तो एक ना एक दिन तो लोगों को समझ में आना ही था। सो आ गया इस समय, और अब उसका असर इस चुनाव में दिखने लगा है। 2019 के चुनाव में हालांकि नरेंद्र मोदी, उस समय भी ये लोग समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी किसी और के नहीं, सिर्फ कुछ गुजराती माफियाओं के हैं। लेकिन उस समय पुलवामा की घटना ने लोगों को इस तरह से उद्वेलित कर दिया, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा ही करवाया गया था। अब उनके ही लोग बाहर आकर बोलने लगे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। उसका असर ऐसा हुआ कि हर आदमी वोट न दे करके वो वोट, एक एक वोट को गोली की तरह समझने लगा और पाकिस्तान के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा है ऐसा समझकर वोट करने लगा, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया और देश के दुर्भाग्य से फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब चूंकि इन बाद के सालों में 2019 के बाद नरेंद्र मोदी ने जो खुल करके अडानी को सीबीआई, आईटी, ईडी के द्वारा अपने उन सूत्रों के जरिए प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनियां तो उन्होंने दे दी, पीएसयूज कंपनियां तो उन्होंने दे दी, इंस्टीट्यूशन तो उन्होंने अडानी के हवाले कर दिया, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को भी धमका करके अडानी के हवाले किया और करवाया और खरीद करके अडानी को गिफ्ट दिया, यानी मोडानी को, यानी खुद को, यह समझ सकते हैं। यह बात अब लोगों के समझ में आ गई है। मेरे दोस्त, कई बार मैं ये बता चुका हूं कि गुजरात लॉबी किस तरह से देश के लिए खतरा बनती जा रही है, बन चुकी है या यूं और बन गई है। और इस बात को अब आम आदमी भी समझने लगा है, देश भी समझने लगा है। मैंने कहा कि आरएसएस, बीजेपी भी समझने लगी है। और वो खतरा है नरेंद्र मोदी ने जो अंडरग्राउंड नोटबंदी के जरिए, नोट लॉन्चिंग था वो, नोटबंदी के जरिए, या जो विदेशों में ब्लैक मनी था उसको अंडरग्राउंड करके, बंदर बांट करके, 50-50 लेकर के, या इन प्रकार देश विदेश से कर्जा लेकर के, आपको पता ही होगा कि 205 लाख करोड़ तक से ज्यादा नरेंद्र मोदी कर्जा ले डाले हैं। जितना 70 सालों में देश कर्ज नहीं लिया, उतना अकेले नरेंद्र मोदी 10 सालों में कर्ज ले डाले हैं। सब पैसा, सब कुछ उन्होंने अकेले एकमात्र अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए, या यूं समझिए वो दूसरे तीसरे नंबर को छोड़ दीजिए, अडानी के हाथों में, यानी मोडानी के हाथों में, यानी अपने, यानी गुजरात लॉबी के हाथों में सौंपने का जो काम किया कि देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में आ जाए और जिससे बाद में वो देश को अपने कब्जे में रख सकें, पैसे के बल पे, ताकत के बल पे, यहां तक कि सेना के बल पे भी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अग्निवीर योजना मात्र इसलिए लाई गई कि बाद में जो अग्निवीर बाहर निकले उन्हें अडानी के प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया जा सके। यही उनका सपना है, जो अगर देश में बगावत हो, देश के लोग बाहर निकलें, देश के लोग सवाल उठाएं, प्रदेश विरोध करें उनके अराजकता का और उनके लोकतंत्र को खत्म करने का, उनके मंसूबों को पर सवाल उठाएं, तो वो उसे दमन कर सकें। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, कोयला, खनिज, गैस, भारत के सारे इंस्टीट्यूट, सब कुछ नरेंद्र, रेल, रोड, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अडानी के हवाले सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उन्हें व्यापार करना या करवाना है, इसलिए किया कि अगर भारत में दूसरे प्रदेश आवाज उठाएं नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ, तो उनका दमन किया जा सके। दमन कैसे किया जाएगा मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी वही बात है
कि उनका बिजली, उनका पानी, उनका आना जाना, उनका रास्ता, उनका रेल, उनका ट्रांसपोर्ट सब कुछ जब अडानी का है तो कभी भी किसी के लिए भी रास्ते बंद किए जा सकते हैं, किसी प्रदेश को मजबूर किया जा सकता है, किसी प्रदेश को झुकाया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी एक खतरनाक साजिश और मंसूबों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब बात यह है कि लोगों को यह बात समझ में आ गई, आरएसएस को भी समझ में आ गई, बीजेपी को भी समझ में आ गई, आम आदमी भी अब समझने लगा है। उसका असर अब सामने वोट के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी मीडिया के बल पे अभी भी अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को मोड़ने के लिए, झूठा माहौल बनाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की हार का, नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खुल जाने का, नरेंद्र मोदी के खतरनाक मंसूबों के सामने आ जाने का असर जो चुनाव पर है, वो असर आप अब गोदी मीडिया पर भी दिखने लगा है। आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सामने आ भी रहा होगा कि अब गोदी मीडिया भी नरेंद्र मोदी से कन्नी काट रही है, यानी सवाल करने लगी है। और यहां तक कि मेरे दोस्त, खुद अडानी भी अब नरेंद्र मोदी से किनारा करने लगे हैं। आपने पहले बताया आपको कि नरेंद्र मोदी से रामदेव किनारा कर चुके हैं, आरएसएस किनारा कर चुकी है, बीजेपी सकते में है क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रही है, इसके लिए अपने आप को बचाने में तो लगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी हराने में लगी है बीजेपी। और इन सारे उठापटक का असर आपको चुनाव पर दिख रहा है और इन सब चीजों का असर आपको अब धीरे धीरे गोदी मीडिया पर भी दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर आपको नरेंद्र मोदी के भाषणों में और नरेंद्र मोदी के विधवा विलाप में, नरेंद्र मोदी का रोना धोना, नाटक, नौटंकी, सब कुछ जितने हथकंडे अपना सकते हैं वो सब कुछ सामने आ गया है। ये नरेंद्र मोदी की हार का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में यहां तक कह डाला कि या तो मैं पिछले जन्म में बंगाली में पैदा हुआ था और या तो मैं आगे बंगाल में पैदा होऊंगा। आप लोगों का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि उनका कैरेक्टर, उनका डीएनए, उनका एटीट्यूड और उनका कार्य, उनकी सोच, उनके सिद्धांत बंगाल से नहीं मिलते। बंगाल में लड़ाके पैदा हुए थे, बंगाल ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। नरेंद्र मोदी आप उनमें से नहीं हो सकते, ना पिछले जन्म में और ना ही अगले जन्म में। हालांकि इस बात को न मानता हूं न विश्वास करता हूं कि कोई पिछला जन्म होता है या अगला जन्म भी होगा। फिलहाल उसके बावजूद भी आप तो कम से कम ये हो ही नहीं सकते। आपके अगर इतिहास को, आपके कामों को और अब हो रहे आपके निर्णयों को और अब तक 10 सालों में आपके किए गए राज को, चलाए हुए सरकार को अगर देखकर कोई कहे तो ये बता सकता है कि सवाल ही नहीं उठता कि आप कभी बंगाली भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि दे आर द फाइटर, अग्रणी, सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके लड़ने वाले हैं। पहले भी बता चुका हूं, मोदी जी, आप किसी एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम देश के सामने रख करके देखिए या बताइए कि किसने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेते हुए फांसी चढ़ा या गोलियां खाई या शहीद हुए, या उसके बाद 1947 के बाद भी आप ये बोल सकते हैं और बता सकते हैं। रही बात, आप जानते हैं कि आप किस चीज में माहिर हैं, बैंकों को लूटने में, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करने में, और फिर देश से भी कोई लगाव नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है। जरा भी दबाव बढ़ेगा कानून का तो देश छोड़कर भी निकल लेंगे। चलिए ये बात यहीं छोड़ते हैं और आगे भी अब ये देश आपके बारे में, आपके कामों के बारे में, लोगों से किए गए धोखे के बारे में, आपके झूठ के बारे में, आपके मंसूबों के बारे में सब जान चुके हैं। वो भी जिन्हें आपने
अनपढ़ रखा, गंवार बनाया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा थमाया, वहीं तक उनकी सोच को सीमित करने की कोशिश की, पूरे देश पर कब्जा किया, पूरे देश की मीडिया पर कब्जा किया, पूरे देश के इंस्टीट्यूशन को नपुंसक बना दिया। सब कुछ करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी आप फेल हुए और आपकी फेलियोरिटी धीरे धीरे इस चुनाव में सामने आ रही है। परिणाम भी सामने आएगा, आ रहा है और ये आप भी महसूस कर रहे हैं और जानते हैं। नमस्कार।